ओके। दोस्तों नमस्कार। पिछली बार के जितने भी वक्तव्य हमारे रहे हैं उन वक्तव्यों में हमने क्लासिकल समाजशास्त्रियों के समाज शास्त्र में जो योगदान थे उनकी बहुत विस्तार से चर्चा की थी और यह बताने का प्रयास किया था कि समाजशास्त्र की जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में इन विचारकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोग बाद में कुछ और जो क्लासिकल समाजशास्त्री हैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जैसे पेरेटो हैं, जॉर्ज सिमेल हैं। इन सबको देखने की कोशिश करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के योगदान की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बेबलिन के योगदान की भी हम बात करेंगे। लेकिन इस चर्चा को हम अ, बाद में कहीं शुरू करेंगे। आज हम जिस चर्चा को प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो चर्चा एक लंबे अरसे तक चलेगी वह समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में है। और इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को समाजशास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल, समकालीन एवं भावी, इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत होता क्या है और समाजशास्त्रीय विचार के साथ उसका क्या अंतर है। हमने अब तक जब जितने भी समाजशास्त्रियों का अध्ययन किया, विशेष रूप से कुंत, मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खाइम, हमने इनके विचारों को जाना। एक विचारक जो अपने दृष्टिकोण को एक बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हम उस दृष्टिकोण को समाजशास्त्रीय विचार के अंदर लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब एक तरह का विचार जो एक समाजशास्त्री ने दिया है और उसके इर्द गिर्द या तो उसी विचार को पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ नई धारणाओं के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए या कुछ माइनर संशोधन के साथ उसमें कुछ पक्षों को शामिल करते हुए जब हम एक बहुत व्यापक कैनवस पे चले जाते हैं, यानी उस समाजशास्त्री को जो हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं उनके साथ साथ अन्य ऐसे समाजशास्त्री जिनके विचार उस क्लासिकल समाजशास्त्री की धारणा से या अन्य किसी समाजशास्त्री की धारणा से मिल रहे हैं, तो जो उनका क्लस्टर है वह समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोटे मोटे अर्थों में समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अभिप्राय उस वैचारिक समग्रता से है जिस वैचारिक समग्रता में अनेक समाजशास्त्रियों के उन दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है जो दृष्टिकोण मूलतः किसी एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री के विचार के साथ जुड़े हुए हैं, उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें कुछ संशोधनों के साथ, कुछ आलोचनात्मक पक्षों के साथ उस कैनवस को और ज्यादा व्यापक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वह विचार जो विभिन्न समाजशास्त्रियों का है, वह समाजशास्त्रियों का विचार जब अपने डिसिप्लिन की बाउंड्री को तोड़ दे, जब वह अपने विषय की सीमाओं को तोड़ दे और अन्य समाज विज्ञानों में और ज्ञान की अन्य व्यवस्थाओं के अंदर प्रवेश कर जाए, उन सब का प्रभाव उस विचार पर पड़े जिसको हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत कह रहे हैं, और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रभाव उन विचारकों पर पड़े जो कि अन्य विषयों के साथ, समाज विज्ञानों के साथ, मानविकी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उसे सामाजिक सिद्धांत कहेंगे, सोशल थियरी की संज्ञा देंगे। तो सोशल थियरी, सोशोलॉजिकल थियरी और सोशोलॉजिकल आइडियाज, इन तीन के बीच में एक हमें अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बहुत
संक्षेप में और बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अभिप्राय कमोबेश समानता मूलक वैचारिक दृष्टिकोण से है। यह दृष्टिकोण एक व्यवस्थित समग्र का हिस्सा है और वह व्यवस्थित समग्र हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। हम ये भी मान करके चलते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत या फॉर दैट मैटर कोई भी सिद्धांत अपने आप में एक अमूर्त किस्म का होता है। और हेलो, हेलो, वह अमूर्त किस्म का होता है और अमूर्त किस्म का होने के साथ साथ वह कुछ रूप में हम ये कहें कि ये प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है इसके अंदर, यानी वो हम सिंबल्स प्रस्तुत करते हैं अवधारणाओं के माध्यम से। हम उनको प्रस्तुत करते हैं विभिन्न प्रकार के नरेटिव्स के माध्यम से, और वो नरेटिव्स और अवधारणाएं प्रतीक हैं। जैसे मान लीजिए समाज के सिद्धांत को हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो समाज की परिभाषा क्या हो सकती है और समाज की परिभाषाओं के विभिन्न पहलू क्या हैं, उन्हें हम अमूर्त रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और उसमें जो कुछ भी विशेषताएं हम बनाने की कोशिश करते हैं उसके विकास के समूचे पक्षों को जिस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम विभिन्न प्रकार के जो हमारी ज्ञान संबंधी सिंबल्स हैं उन ज्ञान संबंधी सिंबल्स के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम मार्क्स पढ़ रहे थे तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंदर मार्क्स कई प्रतीकों को प्रस्तुत कर रहे थे अवधारणाओं के रूप में, जैसे अलगाव है, सरप्लस लेबर है, सरप्लस कैपिटल है इत्यादि। ठीक उसी तरह से दुर्खाइम जब सामाजिक एकजुटता के सिद्धांत की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की और मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं। दुर्खाइम के बाद में जब मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देते हैं तो वो क्रिया के वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। ये सब क्या है, ये प्रतीक हैं जिन प्रतीकों को नरेटिव्स में कन्वर्ट करके हम उस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं और वह सिद्धांत एक व्यापकता ग्रहण करके अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं, अनेक प्रकार के सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाता है। वैसे सैद्धांतिक पक्ष हमारे सामने सभ्यता के प्रारंभ से, जब से ज्ञान व्यवस्था का संगठित स्वरूप उभर करके आया, तब से किसी ना किसी रूप में उभर करके आए और हमने उनको अपने ज्ञान की सीमाओं के अंदर न केवल सम्मिलित करने की कोशिश की बल्कि उन पर सवालिया निशान लगाते हुए हमने अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किए, अनेक प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और इस तरह से यह पक्ष सैद्धांतिक स्वरूप ग्रहण करते चले गए। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो मनुष्य का या सभ्यता का जन्म किस आधार पर हुआ है, कौन इसके लिए उत्तरदायी है। अगर हम उत्तरदायी कारकों को खोजने की कोशिश करें तो हमारे पास में अनेक प्रकार के वैचारिकी उभर करके आती हैं। सभ्यता के प्रारंभ के शुरुआती दौर को छोड़ दें और जब ज्ञान व्यवस्था व्यवस्थित रूप से अस्तित्व में आ रही थी तब क्रिएशनिस्ट आए और वो क्रिएशनिस्ट ये मान करके चलते थे कि यह पृथ्वी, यह सभ्यता, यह मनुष्य की जो जाति है, मानव जाति है, यह पूरी तरह से ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है। तो ये क्रिएशनिस्ट थे और इस क्रिएशनिस्ट के दृष्टिकोण को, इस पक्ष को अनेक प्रकार के धर्मों के अंदर किसी ना किसी रूप में छोटे मोटे बदलाव के साथ स्थान दिया गया और वो स्थान दे करके ईश्वर को जब कहा गया कि यह सभ्यता के लिए
मानव जाति के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो हम उसको क्रिएशनिस्ट थ्योरी कहने लगे, जिसको कि थियोलॉजिकल स्टेज के फॉर्मेशन के रूप में अगस्त कूर्ट ने प्रस्तुत किया है। लेकिन जब हम वर्तमान संदर्भों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा अपना जो रुझान है वक्तव्यों को देने का, जो हमारा रुझान है नैरेटिव्स को डेवलप करने का, जो हमारा रुझान है एनालिसिस को प्रस्तुत करने का, वे सारे के सारे रुझान किसी न किसी तथ्य के ऊपर, किसी ना किसी एविडेंस के ऊपर आधारित होने चाहिए। उसमें साक्ष्य होने चाहिए, और वे साक्ष्य जिनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और वेरीफाइबिलिटी हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और इस रूप में जो क्रिएशनिस्ट थ्योरी थी, जो ईश्वर के द्वारा जो उत्पत्ति का सिद्धांत था, उस उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती देने लगती है एवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकासवादी सिद्धांत चुनौती देता है, जिसको कि विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया। और चार्ल्स डार्विन के उस उद्विकासीय सिद्धांत को केंद्र में रखकर सभ्यता और संस्कृति और समाज के विकास की चर्चा हम समाजशास्त्र में स्पेंसर के विचारों के आधार पर करते हैं। और उसके साथ साथ दुर्खाइम है, टालकट पार्सन्स हैं, मल्टन है, समनर हैं, और अगर हम अभी हाल फिलहाल के दौर के अंदर चले जाएं तो फिर निकोलस लोहमन है, जो उद्विकासवाद के समूचे सिद्धांत को, सामाजिक उद्विकासवाद को, या जिसको हम कहें सामाजिक डार्विनवाद को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो ये कि हमारे पास में ये एक पक्ष होना चाहिए जिस पक्ष के आधार पर हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तथ्यों के को केंद्र में रखते हुए, यानी साक्ष्यों को केंद्र में रखते हुए, और उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए हम उनकी सत्यापनशीलता को भी वहां प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हमारे विचार को स्वीकार किया जा सके। यह संभव है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जो वैज्ञानिकता है वह आगे चलकर नए साक्ष्यों के पृष्ठभूमि के साथ, नए प्रकार की वैचारिकी के साथ स्थापित जो विचार है उस स्थापित विचार को चुनौती दे और एक नए प्रकार का विचार हमारे सामने आ जाए। आपको ध्यान होगा मार्क्स इसी प्रकार के वैचारिकी को जब प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो वो डायलेक्टिक्स की बात हमारे सामने करने लगते हैं। एक दूसरा पक्ष समाजशास्त्री सिद्धांत के अंदर है कि वो आगमन और निगमन के तर्क, ये दोनों चीजें समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगमन का तर्क जहां हम विशिष्टता से सामान्यता की तरफ जाते हैं, और निगमन का तर्क जहां हम सामान्यता से विशिष्टता की तरफ जाते हैं, जहां हम एक सीमित वैचारिकी को लगातार प्रस्तुत करते हुए उसका व्यापकीकरण करते चले जाते हैं, और दूसरी तरफ जो एक व्यापक वैचारिकी है उस व्यापक वैचारिकी को हम सीमित अर्थों में कई जगह पर लागू करके प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, कोई भी सामाजिक सिद्धांत, और यहाँ तक कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत आगमन और निगमन के तर्कों के आधार पर विस्तार पाता है, और उसको हम लगातार एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। यही आगमन और निगमन के तर्क आगे चल करके किसी ना किसी रूप में उस सिद्धांत को एक चुनौती भी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो आगमन और निगमन का तर्क होना चाहिए हमारे पास में, एक सत्यापनशीलता, तथ्य, वास्तविकता, एविडेंसेस, ये हमारे सामने स्वरूप होने चाहिए। अवधारणात्मक विशिष्टता होनी चाहिए। अवधारणात्मक विशिष्टता का मतलब ये है कि कोई भी विचारक जिसने कि उस सिद्धांत के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया है, वह जिस अवधारणा को यानी जिस लैंग्वेज को डेवलप कर रहा है, वह लैंग्वेज जरूरी नहीं कि किसी अन्य विचारक की लैंग्वेज के साथ में मेल खाती हो। ये हो सकता है कि
हम जब किसी भी पक्ष की चर्चा करें, हम संस्कृति की चर्चा करें, तो संस्कृति की अवधारणा में रेमंड विलियम्स संस्कृति की जिस अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, उस अवधारणा को मानव शास्त्रियों ने, जैसे टाइलर इत्यादि ने, उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। और संस्कृति का वह पक्ष जो रेमंड विलियम प्रस्तुत कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के सुपर स्ट्रक्चर के तर्क से ज्ञात किया जा सकता है। तो हर सिद्धांतकार अपने वैचारिकी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं, उनको विशिष्ट अर्थ देने की कोशिश करता है। और इसलिए अवधारणा को अवधारणात्मक बाहुल्यता के अंतर्गत समझने की जरूरत है। तभी हम समाजशास्त्र जैसे विषय की व्यापकता को समझ लेते हैं। एक और पक्ष भी है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं इसमें, और वह है विचारधारा। कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत विचारधारा शून्य नहीं हो सकता। विचारधारा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और यहाँ विचारधारा का अभिप्राय है एक डेफिनेट स्टैंड, एक निश्चित प्रकार का स्टैंड, एक निश्चित प्रकार का दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण अन्य दृष्टिकोणों से भिन्नता रखता है, या हम ये कहें कि अन्य दृष्टिकोणों से वह बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। और उस तरह की विचारधारा के साथ हम अपने तर्कों को, अपने एविडेंसेस को, अपनी अवधारणाओं को अर्थ देते हुए चले जाते हैं, और उन अर्थों के साथ वह समाजशास्त्रीय सिद्धांत विकसित होता चला जाता है। तो वे लोग जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत विचारधारा शून्यता के साथ होने चाहिए, वो संभवतया समाजशास्त्रीय सिद्धांत का जो एक केंद्रीय पहलू है, उस केंद्रीय पहलू के महत्व को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, उसको महत्व प्रदान नहीं करते। एक और पक्ष भी है, जब भी हम कोई सिद्धांत की रचना करते हैं, तो उस सिद्धांत की रचना में एक पद्धति शास्त्र होता है, और वह पद्धति शास्त्र एक विशेष प्रकार के डायनामिक्स को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी सिद्धांत विकसित हो और वह विकसित अनायास हो जाए। उस अनायास की उपस्थिति तो हो सकती है, वो अचानक हमारे सामने आ जाता है, लेकिन उसको निर्मित करने के लिए जिस विचारक ने उस सिद्धांत की रचना की है, जिसे प्रस्तुत किया है, उसने कोई ना कोई पद्धति शास्त्र यानी घटनाओं के अध्ययन का कोई तरीका जरूर अपनाया होगा, और वह तरीका उसके पद्धति शास्त्र के रूप में देखा जा सकता है। यानी हम किसी भी पद्धति के अनुपस्थिति के कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अस्तित्व की चर्चा नहीं कर सकते, उसका उपस्थित होना लगभग अनिवार्य है। तो पद्धति शास्त्र को देखने की जरूरत है। तुर्खाइम ने, मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, इन सब ने अपने अपने विशिष्ट पद्धति शास्त्र प्रस्तुत किए हैं, और उन पद्धति शास्त्र के आधार पर सामाजिक यथार्थ के विश्लेषण करने का प्रयास किया है। और अब इसके बाद में एक और बात आती है जिसको कि हम कहते हैं कि वस्तुपरकता। वस्तुपरकता का मतलब होता है कि हम उसमें अपने जो दृष्टिकोण है, जो हमारे अपने पूर्वाग्रह हैं, जो हमारे अपने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जिनको कि हम ये कहते हैं कि हमने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर कहीं निर्मित कर लिया है, उन विशिष्ट अनुभवों के आधार पर निर्मित किए गए स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस, वो जो सब्जेक्टिविटीज हैं, हम उन्हें सिद्धांत के अंदर सम्मिलित नहीं करते। अगर सिद्धांत में इस प्रकार के पक्ष शामिल हो जाते हैं, यानी वस्तुपरकता के सवालों पर कहीं सवाल लग जाता है, या कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कहीं कोई सस्पिशन उत्पन्न हो जाता है कि ये वस्तुपरक नहीं है, इसमें तो पूर्वाग्रह है, तो पूर्वाग्रहों के आधार पर उस समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जो रेलिवेंस है, उस रेलिवेंस को और उसके अपनी उपयोगिता को कहीं ना कहीं चुनौती दी जा सकती है। तो एक तो प्रत्यक्षवादी रुझान होने चाहिए, अवधारणात्मक पहलू हमारे सामने होने चाहिए, उन अवधारणात्मक पहलुओं के केंद्र में अवधारणात्मक विशिष्टता होनी चाहिए, आगमन और निगमन के तर्क होने चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, पद्धति शास्त्र होना चाहिए। इन सबको अगर हम केंद्र में रखते हैं, तब समाजशास्त्रीय सिद्धांत की
रचना होती है। और ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत की रचना हम क्लासिकल एवं समकालीन के संदर्भ में जरूर कर सकते हैं, जिसको कि हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक नया पक्ष हमारे सामने उभर करके आ रहा है। वर्तमान विश्व में अनेक संरचनात्मक और प्रक्रिया मूलक रूपांतरण हो रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थी, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आज प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बिना एग्जामिन नहीं किया जा सकता। ये पहले नहीं था, क्लासिकल समाजशास्त्र में नहीं था, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंदर इसका आंशिक असर हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज हम ये मान सकते हैं कि यह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रौद्योगिकी के प्रभाव से अछूता नहीं है, और इसने इतना इसको प्रभावित कर दिया है कि हम आजकल टेली रिलेशनशिप की बात करने लगे। और वो टेली रिलेशनशिप किस प्रकार का है, इसका अध्ययन करना जरूरी है। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत नए प्रकार की वैश्विक सामाजिक सांस्कृतिक जो फॉर्मेशंस हैं वो हमारे सामने आई है। नियो लिबरल इकोनॉमी हमारे सामने आई है, अर्ध फांसीवादी स्वरूप हमारे सामने आया है, डेमोक्रेसी टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है। और 21वीं शताब्दी के अंदर अगर आप देखें तो युद्ध है, अशांति है, हिंसा है, इनके नवीन स्वरूप हैं। और ये नवीन स्वरूप कहीं ना कहीं नव्य उदारवादी रुझानों के साथ जुड़ गए हैं। यह रुझान हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रुझान ने अनौपचारिक और औपचारिक सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया है। और अनेक स्थितियों में तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो रुझान है, यह रुझान इन अनौपचारिक और औपचारिक संस्थाओं के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरे हैं। हाल के दशकों में और हाल के कुछ वर्षों में आपने ये भी देखा होगा कि विभिन्न देशों के अंदर फांसीवादी और अर्ध फांसीवादी राजनीतिक रुझान इस पर इन सबको देख अब समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंदर एक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसकी बात सी राइट मिल्स ने की थी, उस सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से हमें न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की तरफ समाजशास्त्र को लेकर के जाने की जरूरत है। जिससे मैंने कहा कि टेली रिलेशनशिप एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने उभर करके आ रहा है। एक दूसरा यह भी है, अगर आप अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें, अपने आसपास के व्यक्तित्व के बारे में और घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करें, तो लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स के बीच में, इन प्रोसेसेस के बीच में हमें एक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इनके बीच का एक रिलेशनशिप हमारे सामने है। पहले ऐसा नहीं था। क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में इस चीज के संकेत तो थे, क्योंकि वो ग्लोबल डायमेंशंस की बात कर रहे थे। समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में ये पक्ष और ज्यादा उभर करके आए, और ये कहा जाने लगा कि मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उस मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया ने इस तरह की स्थितियों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम इस लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल, इन डायमेंशंस के इंटरकनेक्टिविटी के बिना किसी भी सामाजिक संबंध की, किसी भी टेली संबंध की, किसी भी सोशल रियलिटी की, किसी भी वर्चुअल सोशल रियलिटी की हम चर्चा नहीं कर सकते। ये जानना बहुत जरूरी है। एक और भी है, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने जो राष्ट्र राज्य की बाउंड्रीज थी, उन बाउंड्रीज की रेलिवेंस को कम कर दिया है। ग्लोबलिज्म का जो कंटेक्ट है, उस ग्लोबलिज्म के कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं। इन बाउंड्रीज का ब्लर्ड होना हमारे लिए एक नए प्रकार के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की उत्पत्ति की संभावना की तरफ
संकेत देता है। तो टेक्नोलॉजीज का सामाजिक संबंधों पर हावी हो जाना, टेली रिलेशंस का आना, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को हम क्या ये मान करके चलें कि अब पोस्ट ह्यूमन सोशियोलॉजी की संभावना उभर करके आ रही है। और इस पोस्ट ह्यूमन सोशियोलॉजी की संभावना का विश्लेषण करते हुए हम अल्रिच बेक, डेरिडा, नॉम चोम्स्की, पियरे बोर्दियो, डोर्थी स्मिथ, बैलिस्टीन, बाउमन, मिचेल फूको, गिडेंस, माइकल बुरेवी, इन सब के विचारों की अगर चर्चा करें तो हमको लगता है कि ये भविष्य का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, ये भावी समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। तो इस रूप में क्लासिकल, समकालीन और भविष्य के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की हमको चर्चा करनी पड़ेगी। इन सब पर हम लोग धीरे धीरे अपने आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।